Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Habibullah Official. IBA BPS 5 to 15 मेट्रिकुलेशन कैटेगरी का 2 जुलाई 2025 का ये पेपर है और इसमें आज मैं मैथ्स का पोर्शन जो है कम्प्लीटली सॉल्व करूंगा, यानी 41 से लेकर 50 तक पहले बेसिक अर्थमेटिक और उसके बाद 51 से लेकर 60 तक जो है 20 क्वेश्चंस मैथ्स के इसी वीडियो में जो है कम्प्लीटली मैं उनको सॉल्व करूंगा और स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके के साथ कोशिश करूंगा कि जो भी ये वीडियो देखे उसको कम्प्लीटली वो समझ में आ जाएं। तो चैनल पे नए तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलती रहें, और वीडियो अच्छी लगे तो उसको ज़रूर लाइक करें। देखें, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर ये है 41। ये है बेसिक अर्थमेटिक 41 से लेकर 50 तक और ये 2/7/2025 का ये पेपर है, यानी 2 जुलाई 2025। तो 41 नंबर क्वेश्चन है, द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर इज। तो सबसे पहले इसको समझें कि ग्रेटेस्ट 6 डिजिट का मकसद है सबसे जो बड़ा 6 डिजिट वाला जो नंबर है वो कौन सा है। तो जाहिर सी बात है ये सारे 6 डिजिट वाले नंबर हैं, लेकिन सबसे जो बड़ा है वो ये है 999999 वाला, यानी 41 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी। जिसने मार्क किया उसका बिल्कुल ये करेक्ट है, क्योंकि ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर यही है। अच्छा, उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 42 है, द एक्सपोनेंट इन 3 to the power 4 इज। तो अभी ये देखें, इसमें आप थोड़ी सी जो सिंपल सी चीज है इसको समझें। अभी ये 3 है और टू द पावर है 4, या इसको आप ऐसे समझे कि a to the power n है। तो इसमें क्या चीज है, ये जो a है ये होता है आपका, इसको बोलते हैं बेस, ठीक है। और इसमें जो ऊपर पावर दी हुई है ना, ये ऊपर n, इसको बोलते हैं पावर, या इसको एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, ठीक है। पावर या एक्सपोनेंट एक ही चीज है, इसको आप जो है क्लेरिफाई कर लें, समझ लें। तो अभी इसमें 3/4 है, तो इसमें जो 3 है वो बेस है, और इसमें जो पावर ऊपर जो है 4 वो है आपका पावर, या उसको कहते हैं एक्सपोनेंट। सिंपल। तो ये कह रहा है कि द एक्सपोनेंट इन 3 to the power 4 इज। एक्सपोनेंट क्या है इसमें, तो इसमें जो एक्सपोनेंट है वो है, जाहिर सी बात है, ये ऊपर 4 है। 42 का जो करेक्ट आंसर है वो है ए 4, जिसने मार्क किया बिल्कुल उसका करेक्ट है। अच्छा, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 43, द बेस इन 10 स्क्वायर इज। ठीक है, तो अभी देखें फिर से एक क्वेश्चन सेम आ गया। इसमें पहले हमें फाइंड करना था एक्सपोनेंट, अब इसमें फाइंड करना है बेस। तो जाहिर सी बात है ये जो नीचे वाला नंबर होता है वो बेस होता है, ऊपर जो पावर है वो एक्सपोनेंट या पावर होता है। तो जाहिर सी बात है इसमें हमें बेस फाइंड करना है। तो ये 10 जो है वो बेस है और 2 जो है वो एक्सपोनेंट या पावर इसको कहते हैं। तो इसमें फाइंड करना है हमें बेस। तो बेस क्या है, 10 है। वो 43 का करेक्ट आंसर बी 10 है, जिसने मार्क किया बिल्कुल उसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 44 है, इफ 2 क्वांटिटीज ए एंड बी आर सो रिलेटेड दैट व्हेन वन इंक्रीजेज द अदर डिक्रीजेज द वेरिएशन इज। तो ये देखें, ये रेशो और प्रोपोर्शन का जो है प्रॉब्लम है, यानी उस टाइप के प्रॉब्लम्स ऐसे आते रहते हैं। ये कह रहे हैं कि 2 क्वांटिटीज हैं ए और बी, इनमें ये ऐसे इनका ताल्लुक इस तरह है कि एक अगर बढ़ जाए या बढ़ता रहे तो दूसरा जो है वो कम हो जाता है या कम होता रहता है। तो क्या कहते हैं उसको, जाहिर सी बात है, अब एक ज्यादा बढ़े और एक कम होता रहे तो उसको कहते हैं इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन या इनवर्स प्रोपोर्शन। और डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या है, या डायरेक्ट जो है वेरिएशन भी इसको कहते हैं। जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन या डायरेक्ट वेरिएशन वो है जो एक चीज बढ़े तो दूसरा बढ़े, ठीक है। अगर न्यूट्रल वो है कि एक चीज बढ़े या कम हो तो दूसरे पे कोई इफेक्ट ना पड़े, यानी वो ना कम हो ना बढ़े, तो वो न्यूट्रल होता है। और इनवर्स जो है वो होता है जिसमें एक चीज बढ़े और दूसरा जो है कम होता रहे, तो उसको कहते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन या इनवर्स वेरिएशन। 44 का जो करेक्ट आंसर है वो है सी इनवर्स, जिसने मार्क किया बिल्कुल उसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 45 है, द HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टराइजेशन ऑफ 24 एंड 40 इज। तो ये कैसे हम फाइंड करते हैं हाईएस्ट जो है कॉमन फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले जो है इनके फैक्टर्स आप निकालें। सबसे पहले 24 के फैक्टर्स आप निकालें, इसको जो है 2 का टेबल लगाएं, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 6 टाइम्स 2 3, और ये हो गया 3 एक टाइम, ठीक है।
अब इस तरह जो है 40 के भी आप फैक्टर्स निकालें। यहाँ पे 220 और ये फिर से 210 और ये 2 का लगाएं टेबल 5 टाइम्स, फिर 5 का 1 टाइम। ठीक है, तो ये इनके फैक्टर्स निकल गए। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 24, इसके फैक्टर्स कौन से आए, इनको मल्टीप्लाई करेंगे सबको, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, और 50 के जो निकालें, और सॉरी 40 के, वो कौन से फैक्टर हैं, वो हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। अब हाईएस्ट जो कॉमन फैक्टराइजेशन होते हैं वो इनमें से जो दोनों में मौजूद हो, यानी ये 2 ये दोनों में मौजूद है, ठीक है, ये 2 भी दोनों में मौजूद है और ये 2 भी दोनों में मौजूद है, और 3 अलग है 5 अलग है, इसको छोड़ दें। जो मौजूद हैं दोनों में उनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, इनका क्या आंसर आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया 8, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टराइजेशन ऑफ 24 एंड 40 इज 8। जिसने भी मार्क किया बिल्कुल उसका ये करेक्ट है। 45 का जो करेक्ट आंसर है वो है सी 8। अच्छा, उसके बाद है नंबर 46 है कंपेयर 3/4 एंड 5/4। ठीक है, तो इसमें जो है जो डिनोमिनेटर है दोनों का सेम है, यानी 3/4, यहाँ पे 4 है, ये भी 4 है। तो अब हम उसको देखेंगे, अगर डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो, ठीक है, फ्रैक्शन का, तो उसमें हम देखेंगे जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा तो उसकी वैल्यू जो है वो ज्यादा होगी या बड़ी होगी। ठीक है, तो इसको हम अभी जो है ज्यादा वैल्यू वाली ये है 5, ये कम है तो ज्यादा बड़ी ये हो गई, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 5/4 ग्रेटर देन 3/4। एक तो ये तरीका है, या अगर ये तरीका मौजूद ना हो ऑप्शन में तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 3/4 लेस देन 5/4, यानी 5/4 बड़ा है 3/4 से, या फिर 3/4 वो कम है या छोटा है 5/4 से। अब जो ऑप्शन इनमें मौजूद होगा वो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। तो अभी देखें, ए में 3/4 लेस देन 5/4 यही है, 5/4 लेस देन 3/4 ये गलत है, 3/4 ग्रेटर देन 5/4 ये भी गलत है, 5/4 इक्वल टू 3/4 ये भी गलत है। तो ऑप्शन ए आपका जो है करेक्ट है। 46 का करेक्ट आंसर ए है, जिसने मार्क किया उसका बिल्कुल ये करेक्ट है। अच्छा, उसके बाद ये एक इंपॉर्टेंट सा जो है क्वेश्चन है, इसको आप देखें, बिल्कुल ये सिंपल है। 47 द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ 2/5, 5/3, 1/2 एंड 5/2 इज। अब असेंडिंग ऑर्डर क्या होती है, एक असेंडिंग और एक डिसेंडिंग। असेंडिंग जो होती है वो यानी छोटे में से बड़ा होता जाए। अब वैल्यू है जैसे 1 2 3 4, अब 1 है फिर 2, ये छोटे से बड़ा होता जा रहा है ना, इसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है, 5 4 3 2 1, यानी बड़े में से छोटा होता जाए तो उसको बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। अभी हमें इनको जो है फ्रैक्शंस को असेंडिंग ऑर्डर में रखना है। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर में हम कैसे रखेंगे, ये इतने फ्रैक्शन है, अब इनको जो है 1 बाय 1 आप या तो सॉल्व करें, फिर आपको टाइम काफी लग जाएगा। इसका जो सिंपल और आसान तरीका क्या है कि इनके जो डिनोमिनेटर हैं ये 5 3 2 या ये 2, तो इनका आप एलसीएम निकाल लें। ठीक है, 5 3 2 2, इनका एलसीएम पहले निकाल लें। 2 का टेबल लगेगा, ये 5 ये 3 ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। अब 3 का लगाएं, यहाँ पे ये 5 ये 1 ये 1 और ये 1। अब 5 का फिर से लगाएं, ये 5 ये 1 ये 1 और ये 1, ये 1 1 हो गया। अभी इनका आंसर क्या है, इनको मल्टीप्लाई करें, 2/3 मल्टीप्लाई बाय 5, 2/3 होगा कितना, ये होगा 6, 6 को मल्टीप्लाई करें 5 के साथ तो ये आपका आंसर आएगा 30। ठीक है, अब इनमें से 30 का जो है नीचे डिनोमिनेटर है उस पे, उसका टेबल इस पे लगाएं, 30 पे 6 टाइम्स लगेगा, तो यहाँ पे ऊपर वाला जो है इसको न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करें 6 के साथ। अब 3 का जो है 30 पे 10 टाइम्स, तो इसका जो है 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 का कितना टाइम्स लगेगा, 15 टाइम्स, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 के साथ, सिंपल। और 2 का जो है फिर से 15 टाइम्स लगेगा, इसको मल्टीप्लाई करें 15 के साथ। ठीक है, अब आप इनको मल्टीप्लाई करें, ये आंसर आ गया कितना 12 कामा ये 50 आ गया, और ये आ गया 15, और ये आ गया आपका 5/15 कितना होता है, ये होता है 75। ठीक है, अब हमें ये वैल्यू सारे मिले हैं 12 50 और 15 75, तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में रखना है। ठीक है, अब असेंडिंग ऑर्डर क्या है, मतलब छोटे से बड़ा, तो सबसे पहले छोटा कौन सा है, 12 है,
फिर कितना है 15, फिर 50, फिर उसके बाद 75। अब 12 किसकी वैल्यू निकली है? 12 जो निकली है वो 1 की, यहाँ पे 2/5 की। तो सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में 2/5 आपका आना चाहिए जिस भी ऑप्शन में। उसके बाद 15 किसकी निकली है? 15 निकली है इसकी 1/2 की, तो उसके बाद आना चाहिए 1/2। फिर उसके बाद जो है 50 आना चाहिए। 50 किसका निकला है? 5/3 का, तो 5/3 का जो है थर्ड पे, और जो फाइनली 5/2। ठीक है, तो ऑप्शन 47 का जो करेक्ट आपका और असेंडिंग जो ऑर्डर है वो है सी। जिसने मार्क किया बिल्कुल उसका करेक्ट है। ये सिंपल सा एक तरीका है, ट्रिक है, इसको जो है आप लाजमी याद रखें। इन टाइप्स के जो भी प्रॉब्लम्स आए, जो आपको बोलें कि असेंडिंग ऑर्डर में रखें या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो इस तरीके के साथ जो है उनको आप उस तरतीब में रख सकते हैं। बिल्कुल सिंपल तरीका है, वरना आपको काफी 1 बाय 1 आप इनको हल करेंगे, काफी सारा आपको टाइम लग जाएगा। ये बेहतरीन तरीका है। क्वेश्चन नंबर 48 है, कन्वर्ट 5600 PKR यानी पाकिस्तानी रुपीज इनटू डॉलर्स एज $1 इक्वल्स टू 280 PKR यानी पाकिस्तानी रुपीज। इस प्रॉब्लम को हल करने के दो तरीके हैं। मैं आपको जो है सिंपल सा तरीका बताऊंगा। पहले तो ये एक तरीका ये है कि आप रेशो और प्रोपोर्शन के तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा जो सिंपल तरीका है वो ये है, ये कह रहा है कि कन्वर्ट करें 5600 को डॉलर्स में, जबकि $1 जो है बराबर है 280 के, तो ये कितने डॉलर बनेंगे? तो सिंपल जो है इसको क्या करना है, आपको 5600 को डिवाइड करना है 280 के साथ। आपको जो है नंबर ऑफ डॉलर्स मिल जाएंगे। यहाँ पे ये जीरो खत्म हो गया। अब 2 का टेबल लगाएं यहाँ पे एक दफा, यहाँ पे 4 दफा, यहाँ पे 2 दफा 4 होगा, फिर 8 दफा 16, फिर 0 का 0 बचेगा। फिर जो है 2 का लगाएं यहाँ पे 7 टाइम्स, और यहाँ पे जो है 1 टाइम और 4 टाइम 0 140 ये हो गया। फिर 7 का टेबल लगाएं यहाँ पे एक दफा, 14 पे जो है 2 दफा, और ये 0 बचेगा 20। तो इसका आंसर आ गया $20। ठीक है, यानी जब आप इनको 5600 को कन्वर्ट करेंगे $1 280 के रेट से, तो फिर वो बनेंगे $20। सिंपल। 48 का करेक्ट आंसर है 20 या $20, जो भी हो वो करेक्ट है, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। जिसने मार्क किया बिल्कुल उसका ये करेक्ट है। ये सिंपल सा तरीका है। अच्छा, उसके बाद है एक और प्रॉब्लम जो आता रहता है, आपने देखा होगा, इफ 1, 9, x एंड 45 आर इन प्रोपोर्शन देन वैल्यू ऑफ x इज। तो सबसे पहले ये जो है एक तरतीब है, इस तरतीब को आपको जो है वो किरास नहीं करना, यानी जो तरतीब हमें मिली हुई है उस तरतीब को उसी तरीके से रखेंगे। अब रेशो और प्रोपोर्शन में इसको कैसे रखेंगे हम? इसको आप सिंपल सा जो तरीका है इसको आप रखें 1:9, फिर प्रोपोर्शन की निशानी, फिर x, फिर 45। ठीक है, जो तरतीब है उस तरतीब को आप किरास न करें, जो तरतीब गिवन है उस तरीके के उसमें रखें आप। ये रेशो प्रोपोर्शन बन गया। सिंपली बाहर वाला बाहर के साथ मल्टीप्लाई होगा और अंदर वाला अंदर के साथ, यानी 1 मल्टीप्लाई बाय होगा 45 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय x होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया 45 और ये हो गया 9x। अब यहाँ पे x की हमें वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पे 45, ये 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ जाएगा बराबर के, तो वो डिवाइड में आ जाएगा, यानी डिवाइड बाय 9। ठीक है, यहाँ पे एक दफा, तो यहाँ पे 5 टाइम्स इस पे जाएगा 45 पे। तो x की हमें क्या वैल्यू मिली है? वो मिली है 5, यानी यहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, वो है 5। ठीक है, एक ये तरीका। एक और सिंपल सा तरीका है, जब आप रेशो प्रोपोर्शन के बना लेंगे इस तरीके से तरतीब में, तो इसका एक तरीका ये है कि जो आपको गिवन है, यानी जिसमें x नहीं है, फिर वो चाहे बाहर वाले हो या अंदर वाले, तो पहले उनको मल्टीप्लाई करें, आपका देखें कितना आंसर आ रहा है। 1 मल्टीप्लाई बाय 45, ये आएगा 45। ठीक है, अब x और 9 और x को, यानी x की जगह वो नंबर आप पुट करें जिसको 9 से आप मल्टीप्लाई करें, तो आपका आंसर 45 मिले। तो जाहिर सी बात है 9 को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, तो हमें 45 आंसर मिलेगा। तो यहाँ पे जो x की जगह वैल्यू है वो है 5 सिंपली। अब समझ लें यहाँ से भी 45 का जो करेक्ट आंसर है वो है 5D। ये दोनों तरीके आप अप्लाई कर सकते हैं जो आपको आसान लगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये प्रॉपर्टीज हैं, ये आते रहे हैं सारे पेपर्स में तकरीबन, सिंपल से हैं, इनको आप देखें। द प्रॉपर्टी ऑफ द रियल नंबर्स 1/2 + 2/3 इज इक्वल टू 2/3 + 1/2 इज कौन सी प्रॉपर्टी है? ये देखें,
ये चेंज हुए हैं, यानी ये 2/3 पहले आया है और 1/2 जो है बाद में आया हुआ है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ये प्रॉपर्टी है ये। और ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये है सिंपली कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये मैंने आपको सिखाया हुआ है, पहले भी पेपर्स में ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। अब देखें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। एसोसिएटिव जो प्रॉपर्टी है वो है a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में बंद, और अब ब्रैकेट जो है a प्लस बी पे ब्रैकेट आएगा और c बाहर हो जाएगा। ये आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है। एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? जो प्लस में है वो माइनस में, माइनस वाला प्लस में। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी यानी मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है ये सिंपल। तो ये जो प्रॉपर्टी हमें गिवन है ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जिसने भी इसको मार्क किया डी को, उसका करेक्ट और ऑथेंटिक आंसर है ये। क्वेश्चन नंबर 51 है, ये वर्ड प्रॉब्लम्स आ गए हैं 51 से लेकर 60 तक, इनको सॉल्व करेंगे। 51 है द कास्ट ऑफ 640 फोटो कॉपीज एट 1.50 पर कॉपी इज। जाहिर सी बात है, अब 1.50 में यानी 1.5 रुपए में एक कॉपी हो रही है, तो 640 जो कॉपीज हैं उनकी रकम क्या होगी? तो सिंपली इनको 640 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.50 के साथ, तो इसका जो है आंसर आएगा 960। ये आपका आंसर आएगा। सिंपली आप इनको मल्टीप्लाई करें, ये आपका आंसर आएगा। जिसने मार्क किया है 51 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी। जिसने मार्क किया बिल्कुल उसका ये करेक्ट है, सिंपल। अच्छा, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 52 अ रेक्टेंगल इज हुज ब्रेड्थ इज 6 सेंटीमीटर एंड इट्स पेरीमीटर इज 28 सेंटीमीटर, इट्स लेंथ इज। तो सबसे पहले अब हमें रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल जो है वो इस शेप में होता है। ठीक है। उसके आगे सामने वाले जो है वो बराबर होते हैं, उनके साइड्स ये दोनों बराबर हैं और ये दोनों बराबर होते हैं। तो इसकी पेरीमीटर हमें गिवन है और इसकी जो है ब्रेड्थ भी हमें गिवन है, फाइंड करनी है लेंथ। तो सबसे पहले आप पेरीमीटर का फार्मूला देखें, पी जो इज इक्वल टू है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, वो बराबर है 2 लेंथ प्लस विड्थ के। ठीक है। अब वैल्यूज यहाँ पे पुट करें। ठीक है। पेरीमीटर की क्या वैल्यू हमें गिवन है 28 बराबर है 2। अब लेंथ हमें फाइंड करनी है, उसको रखें एल, और डब्ल्यू जो है वो हमें विड्थ गिवन है या ब्रेड्थ इसको कहते हैं 6 सेंटीमीटर, 6 यहाँ पे रखें, सिंपल। अब यहाँ पे जो है 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इनके साथ, तो यहाँ पे दूसरी तरफ आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 28 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू लेंथ प्लस 6। ठीक है। अब यहाँ पे एक दफा, यहाँ पे एक दफा, यहाँ पे 4 दफा, यानी 14 हो गया ये। तो यहाँ पे आपका आ गया 14 इज इक्वल टू लेंथ प्लस 6। अब लेंथ हमें फाइंड करनी है, इसको जहाँ पे रखें रोकें, और 6 को जो है यहाँ पे प्लस में दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 14 माइनस 6 हो जाएगा। तो लेंथ की क्या वैल्यू बनेगी यहाँ पे? जब आप 14 में से 6 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8। ठीक है, या 8 सेंटीमीटर। ये इसकी लेंथ की वैल्यू आ गई, सिंपल। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 52 का जो करेक्ट आंसर है वो है 8 सेंटीमीटर या 8। जिसने मार्क किया बिल्कुल उसका करेक्ट है। इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं। चेक किस तरह करनी है? आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करें, यहाँ पे 2l प्लस w। अब देखें वो 28 आ रहा है तो वो सही है पेरीमीटर की वैल्यू। तो यहाँ पे लेंथ की क्या वैल्यू निकली? 8 को प्लस करेंगे जो है 6 के साथ, तो ये हो जाएगा आपका 6 प्लस 8 14 हो जाएगा। 14 को मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे 28 हो जाएगा। तो ये आपका करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 53 है द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 16,000 इफ द पॉपुलेशन इंक्रीजेज बाय 5% इन अ ईयर, द पॉपुलेशन आफ्टर 1 ईयर वुड बी। कह रहे हैं कि एक जो है गांव की आबादी 16,000 है, जो इंक्रीज हो रही है उसकी आबादी 5% के साथ इंक्रीज हो रही है, तो एक साल में कितनी वो इंक्रीज हुई है वो हमें फाइंड करके निकालना है। तो सबसे पहले जो वैल्यू हमें गिवन है पॉपुलेशन 16,000, इसका जो है अब निकालें 5%, 5 डिवाइडेड बाय 100। ये 2 जीरो खत्म हो गए, ये 2 खत्म हो गए, तो यहाँ पे ये 0 आ जाएगा, फिर ये 0 होगा, ये 3 ऊपर चला जाएगा, कैरी हो जाएगा, और ये 3 8 हो गए, यानी ये 800 जो है 800 की आबादी बढ़ रही है। तो ये कह रहा है कि एक साल में फिर कितनी हो जाएगी टोटल। जाहिर सी बात है, अब एक साल में ये 5% आबादी बढ़ी है, तो जो हमें आबादी पहले गिवन है 16,000 उसमें हम ऐड करेंगे 800, तो ये हो जाएगा 16,800। ये आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी 16,800। जिसने मार्क किया बिल्कुल उसका करेक्ट है।
क्वेश्चन नंबर 54 है, देयर आर 625 प्लांट्स अरेंज्ड इन एज मेनी रोज एज देयर आर प्लांट्स इन ईच रो, द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो वुड बी। ये कह रहे कि 625 जो है प्लांट्स वो अरेंज किए गए हैं इस तरीके के साथ कि हर कतार में, हर रो में जो है ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स लगने चाहिए। तो वो किस तरह लगाएंगे हम? कंप्लीट जो टोटल प्लांट्स हैं वो हैं 625। तो इसका जो है हमें सिंपली इस टाइप के रो टाइप के जो प्रॉब्लम आ जाए, एक रो में ज्यादा से ज्यादा हो और रो भी ज्यादा बने, तो उनका हमें जो वैल्यू गिवन हो उनका स्क्वायर रूट निकालें आप। तो स्क्वायर रूट 625 का कितना आएगा? 25 ही आएगा। ये एक सिंपल सा तरीका है। या आप इसकी जो है 625 के जो है फैक्टर्स निकालें। क्या निकलेंगे? 5/5/5/5। ठीक है, ये एक जोड़ा, ये एक जोड़ा, जब जोड़ा बनता है तो ये अंडर रूट से बाहर आ जाते हैं। तो यहाँ पे ये भी बाहर आएगा, ये भी बाहर आएगा, तो 5 × 5 होगा और इसका जो है स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो 5 × 5 25 हो गया। तो इसका जो 54 का जो करेक्ट आंसर है वो है 25, यानी 25 रोज हो और हर रो में जो है 25 प्लांट्स हो, तो फिर ज्यादा से ज्यादा प्लांट लगते हैं और रो भी ज्यादा बनते हैं। करेक्ट आंसर सी है, जिसने मार्क किया बिल्कुल उसका करेक्ट है। अच्छा, ये एक प्रॉब्लम है, इसको देखें आप, इंपॉर्टेंट है ये। वॉशिंग और ट्रिकी है ये। अ वॉशिंग मशीन इज सोल्ड फॉर ₹15,912 इंक्लूसिव of GST. The cost of washing machine excluding GST would be when the rate of GST is 17%. ठीक है, ये कह रहे कि एक वॉशिंग मशीन जो है बिकी है वो कितने में? 15,912 रुपए में जीएसटी के साथ, यानी जनरल सेल्स टैक्स के साथ इसकी जो है प्राइस हुई है, यानी इतने में वो इन्होंने बेची है किसी ने भी, शॉपकीपर ने। तो द कास्ट ऑफ द वॉशिंग मशीन, अगर वॉशिंग मशीन की आप रकम देखें या उसको निकालें जिसमें से जीएसटी निकाल के, एक्सक्लूडिंग यानी उसके अलावा, जीएसटी के अलावा जो है वॉशिंग मशीन की कितनी रकम होगी? तो 15,912 में से जब जीएसटी माइनस करेंगे तो उस वैल्यू जाहिर सी बात है 15,912 से कम होगी। तो ये क्या तरीका है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे? अच्छा, इसका जो तरीका है वो ये है कि सबसे पहले तो आप देखें कि जो रकम हमें फाइंड करनी है वो है, समझें कि x, ठीक है, और उसका ऐड करेंगे 17%, यानी 17% ऑफ x इज इक्वल टू, जब एक रकम हो और उस पे 17%, उसी रकम पे उस पे टैक्स हो, तो फिर उसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 15,912 रुपए। तो वो रकम क्या होगी, यानी x की वैल्यू क्या होगी? तो यहां पे लिखते हैं x प्लस 17% है तो 17/100 x लिख सकते हैं और 15,912 यहां पे लिखें। अब यहाँ पे x प्लस ये 17 डिवाइडेड बाय 100 है तो इसको 0.17x मैं लिख सकता हूँ। ये बराबर हो जाएगा 15,912। तो यहाँ पे x प्लस 0.17x कितना होगा? ये होगा 1.17x इज इक्वल टू 15,912। अब x की वैल्यू हमें चाहिए, यानी रकम चाहिए, तो 15,912 को डिवाइड करेंगे 1.17 के साथ। जो भी आंसर हमें मिले तो वो जो है एक्चुअल रकम है। ठीक है, तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 13,600। ठीक है, मैं टाइम बचाने के लिए डायरेक्ट कर रहा हूं, आप चेक करें, वेरीफाई करें कि 15,912 को डिवाइड करें 1.17 के साथ तो आपका आंसर आएगा 13,600। ये आपका करेक्ट और ऑथेंटिक आंसर है। 55 का जो आंसर है वो है 13,600। जिसने मार्क किया बिल्कुल उसका ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 56 है, अ क्यूब हैज अ साइड लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर, इट्स वॉल्यूम वुड बी। तो सिंपल सा इसका फार्मूला है, ये आप याद रखें। क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करने का जो फार्मूला है वो है v इज इक्वल टू एस क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे एस क्या है? ये है साइड लेंथ, ठीक है, या साइड लेंथ ऑफ अ क्यूब। ये क्यूब का साइड लेंथ है वो एस, उसकी क्यूब हमें निकालनी है। तो यहाँ पे साइड लेंथ हमें कितना गिवन है? 5 का हम करेंगे क्यूब। 5 क्यूब ऐसे लिखें या 5 क्यूब इस तरह लिखें, ये बराबर हैं, दोनों एक चीज है। तो इसको 5 क्यूब, जितनी जो भी डिजिट है उसके ऊपर जितना पावर आए तो उसको उतनी दफा मल्टीप्लाई करना होता है, यानी 5 × 5 × 5 × 5 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे।
तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा 25, 25 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 125 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हमें सेंटीमीटर भी गिवन है, ये उसकी जो है यूनिट है, तो ये 125 सेंटीमीटर क्यूब होगा ये आंसर इसका। तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, या तो ये ऐसे लिखें या फिर ऐसे लिखें 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 5 सेंटीमीटर। जब आप इसको अब मल्टीप्लाई करेंगे सारों को तो आंसर आएगा 125 cm क्यूब यानी सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे 56 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी 125 cm क्यूब। जिसने मार्क किया बिल्कुल उसका ये करेक्ट है। 57 है, इसको जो है आप थोड़ा समझें, सिंपल है लेकिन थोड़ा जो है ट्रिकी है, इसको समझें। इफ द ईच एंगल ऑन द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 45 देन द मेजर ऑफ द थर्ड एंगल इज। ठीक है, तो आइसोसेलेस एंगल ट्राइंगल क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको समझा दूं। आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होता है जिसके जो है दो जो है साइड्स वो बराबर हों और तीसरा जो है वो चेंज हो, यानी वैल्यू उसकी चेंज हो। ये दोनों साइड्स ये बराबर हैं, ये आइसोसेलेस है। ठीक है, इस तरह या इसको बड़ा आप करके रख सकें। इसके ये जो दोनों इनकी मेजरमेंट है वो इक्वल है और ये नीचे जो है ये डिफरेंट है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ईच एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल 45 है, देन द मेजर ऑफ थर्ड एंगल। तो माना ईच एंगल का मकसद है कि दो एंगल्स की, एक की 45 और दूसरे की 45 है, तो तीसरे की हमें फाइंड करनी है। तो सिंपल, आप तो पहले ये याद रखें कि तीनों एंगल्स की जो ट्राइंगल की मेजरमेंट होती है वो होती है 180, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये जो है ये एंगल्स हैं अल्फा बीटा गामा, और इनकी जो इनको ऐड करेंगे यानी ट्राइंगल की जो मेजरमेंट है टोटल एंगल्स, सारों एंगल्स की जो मेजरमेंट है वो होती है 180 डिग्री। ये याद रखें, 180 से ना ऊपर होगी ना कम होगी, उसको कहते हैं ट्राइंगल। ठीक है, तो अभी हमें यहाँ पे समझे कि अल्फा भी गिवन है 45 डिग्री और बीटा भी गिवन है 45 डिग्री, तो हमें गामा जो है वो फाइंड करनी है, यानी थर्ड एंगल हमें फाइंड करनी है। तो वैल्यूज पुट करें यहाँ पे, ये आपका फार्मूला है, इसको याद रखें। अल्फा की जगह 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री, बीटा की जगह प्लस गामा रखें, जो फाइंड करनी है 180। अब ये 45 ये कितने हो गए, 90 हो गए। 90 डिग्री प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमें गामा की जो है वैल्यू चाहिए, तो ये 90 प्लस में है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 180 डिग्री माइनस 90 हो जाएगा। ये आपका आंसर आएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका वैल्यू मिल गया। जो थर्ड एंगल की जो वैल्यू होगी यानी गामा की वो होगी 90 डिग्री। तो 57 का करेक्ट आंसर है 90 डिग्री सी। जिसने मार्क किया बिल्कुल उसका ये करेक्ट है। ये उसका सिंपल सा फार्मूला है, ये तरीका है, इसको आप लाजमी से याद रखें। 58 है, इफ अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल हैज लेग्स ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। तो इसको आप समझें, राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है। राइट एंगल ट्राइंगल का मकसद है कि ट्राइंगल में एक कम से कम एक जो एंगल हो वो 90 डिग्री का हो, तो उसको कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये जो एंगल है यहाँ से ये 90 डिग्री की एंगल है। ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल का मैंने फिगर बना दिया है। तो अब इसमें जो है ये होता है इसका पी परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, इसको नीचे वाले को बोलते हैं बेस। ठीक है, जिसने ज्योमेट्री या ट्रिग्नोमेट्री जो है समझी होगी, सीखी होगी, तो उसको पता होगा। और इसको जो है इसको कहते हैं एच यानी हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो यहाँ पे समझें कि हमें ये ए साइड है, ये हमें गिवन है कितना है, ये समझें कि आप 6 सेंटीमीटर है, और ये नीचे वाला जो है बी, यहाँ पे समझे कि ये बी है, ये इसकी जो मेजरमेंट है ये यहाँ से यहाँ तक वो है 8 सेंटीमीटर। अब ये जो मेजरमेंट है यहाँ से यहाँ तक ये हमें फाइंड करनी है, तो इसको कहते हैं सी। ठीक है, तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, इसको हम फाइंड करेंगे पाइथागोरस थ्योरम के साथ। पाइथागोरस थ्योरम मैंने आपको पहले भी ये समझाया है, और अभी आपको समझाता हूँ। इसका क्या फार्मूला है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे सी स्क्वायर रखें और ए की वैल्यू क्या है, हमें 6 है, इसका स्क्वायर करें, प्लस बी की क्या वैल्यू है 8 है, इसको भी स्क्वायर करें। यहाँ पे सी स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर है 36 और 8 स्क्वायर होगा 64। तो यहाँ पे सी स्क्वायर जो है वैल्यू आ गया, इसको हम ऐड करेंगे तो ये होगा 100। अब हमें सी की वैल्यू चाहिए सिर्फ,
तो यहाँ पे सी स्क्वायर है, तो यहाँ पे दूसरी तरफ बराबर के जाएगा तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा या अंडर रूट हो जाएगा। सी इज इक्वल टू 100, स्क्वायर रूट 100, तो इसका जो 100 का हम स्क्वायर रूट या अंडर रूट निकालेंगे तो वो आएगा 10, यानी सी की जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक मेजरमेंट की वो है 10 सेंटीमीटर। ये हमें फाइंड करनी है सिंपल। ये कह रहा है कि क्या करें आप, द लेंथ ऑफ द हेपार्टिन्यूज, तो ये लेंथ ऑफ हेपार्टिन्यूज है वो है 10 सेंटीमीटर या 10। 58 का करेक्ट आंसर है बी 10, जिसने मार्क किया बिल्कुल उसका करेक्ट है। और ये इसका सिंपल सा तरीका है पाइथागोरस थ्योरम के साथ। 59 है, व्हेन 16 इज एडेड टू द 1/3 ऑफ द नंबर द रिजल्ट इज 2/3 ऑफ द ओरिजिनल नंबर इज। तो सबसे पहले आप अज्यूम करेंगे जो नंबर है वो है x, ओरिजिनल जो नंबर है वो है x। ये कह रहे हैं कि 16 इज एडेड टू 1/3, यानी 16 को ऐड कर रहे हैं 1/3 ऑफ द नंबर, यानी उस x 1/3 ऑफ x के साथ, तो वो बराबर हो रहा है 2, जो ये मिक्स फ्रैक्शन में है 2 3 1, तो इसको जब फ्रैक्शन फॉर्म में लाएंगे तो 2 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ 6 होगा, 6 को उसमें ऐड करेंगे 1, तो ये हो जाएगा 7/3 इसका आंसर आएगा। तो ये कह रहा है कि ये बराबर है, ये चीज बराबर है, यानी इस 7/3 ऑफ द ओरिजिनल नंबर, यानी 7/3 ऑफ ओरिजिनल नंबर यानी x। ठीक है, तो यहाँ पे 16 हम रखेंगे, ये x है ये भी x है, बेस सेम है, तो इसको दूसरी तरफ ले जाएं, यानी ये 7/3x प्लस माइनस होगा, ये दूसरी तरफ ये प्लस में है, बराबर की दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 1/3x के। 16 सेम रखेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे, ये होगा 3, और यहाँ पे 3 का 3 पे टेबल एक दफ़ा, तो मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ, 1 7 माइनस 3 पे 3 का एक दफ़ा, तो यहाँ पे 7 ये x भी होगा, यहाँ पे 3 का 3 पे एक दफ़ा, और 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, या 1 को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ तो ये x ही आएगा। ये हो जाएगा आपका, यहाँ 3 यहाँ पे जो है 16 इज इक्वल टू 7x में से 1x जो है वो माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 6x/3। तो सिंपल सा अभी टेबल लगाएं, ये एक दफ़ा यहाँ पे 2 दफ़ा, यानी 16 हो जाएगा 2x के बराबर। तो x की क्या वैल्यू बनेगी 16, ये मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ पे एक दफ़ा यहाँ पे 8 दफ़ा, तो x की क्या वैल्यू हमें मिली 8 मिली सिंपल। तो ओरिजिनल जो नंबर है वो है x और उसकी वैल्यू हमें मिली 8। तो या फाइनली जो हमने फाइंड किया कि ओरिजिनल नंबर क्या है वो है 8। 59 का जो करेक्ट आंसर है वो है 8B, जिसने मार्क किया बिल्कुल उसका करेक्ट और ऑथेंटिक आंसर है। ये सिंपल सा तरीका है, तरीके को जो है आप फॉलो करते जाएं, जो प्रॉब्लम में पूछा जाए बताया जाए उस तरीके को ही फॉलो करते जाएं। क्वेश्चन नंबर 60 को समझे, ये थोड़ा सिंपल है लेकिन थोड़ा ट्रिकी है, इसको थोड़ा समझे लाजमी। द सम ऑफ द टू नंबर्स इज 24 एंड देयर डिफरेंस इज 6, द नंबर्स आर। ये कह रहा है कि दो नंबर हैं, उनकी जो सम है या एडिशन है वो 24 है, ठीक है, और उनकी जो डिफरेंस है वो है 6, तो वो नंबर कौन से हैं। तो यहाँ पे हम इसको सिंपल तरीके के साथ सॉल्व करेंगे, फिर समझेंगे इसको। कह रहे हैं कि दो नंबर्स की सम, वो समझेंगे दो नंबर्स x और y हैं, उनका सम करें आप, यानी x प्लस y वो बराबर है 24 के। ये आपका समझें कि इक्वेशन 1 है। अब कह रहे हैं कि उन नंबर्स की डिफरेंस जो है, वो नंबर्स हमने कौन से लिए x और y, तो यहाँ पे x माइनस y की डिफरेंस यानी x माइनस y, दोनों को माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, वो बराबर है 6 के। ये है आपका इक्वेशन 2। तो नाउ एड बोथ इक्वेशंस, क्योंकि हमें किसी न किसी तरीके, बोथ इक्वेशंस किसी न किसी तरीके से दोनों में से किसी x या y की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, फिर हम दूसरे में पुट करेंगे तो हमें दोनों वैल्यूज मिल जाएंगे। सिंपल, ये सिंपल तरीका है। तो इनको ऐड करें, यानी x प्लस y प्लस x माइनस y। अब बराबर क्या है, किस चीज के है ये बराबर है, यानी इनकी जो वैल्यूज हमें गिवन है वो भी, यानी ये x प्लस वाई 24 के बराबर है, और इनका एडिशन ये हमने दोनों ऐड किए तो ये भी ऐड होंगे, तो प्लस 6 यहाँ पे करेंगे। x माइनस वाई की जो वैल्यू है वो है 6, ठीक है। x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई इज इक्वल टू 24 प्लस 6, ये 30 हो जाएगा। यहाँ पे आप देखें ये y प्लस का है, ये माइनस का है, ये खत्म हो गए दोनों, तो क्या बचा 2x इज इक्वल टू 30,
एक्स की क्या वैल्यू होगी 30 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, यहाँ पे एक दफ़ा, यहाँ पे इस पे 15 टाइम्स लगेगा, तो यहाँ पे 15 आंसर आ गया। यानी एक्स की क्या हमें वैल्यू मिली, वो मिली 15। ठीक है, तो अब देखें, अब तो सिंपल आपका प्रॉब्लम हल हो गया, लेकिन हम इसको कंप्लीटली सॉल्व करेंगे। तो एक्स की वैल्यू आप यहां से उठा के इक्वेशन 1 में पुट करें, जो भी आपका आंसर आए, और या तो फिर इक्वेशन 2 में पुट करें, आपका जो भी आंसर आए, लेकिन दोनों आंसर्स आपके सेम आएंगे। ठीक है, तो पहले हम पुट दी वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1 कर रहे हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 क्या है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 24। अब एक्स की क्या वैल्यू है 15 प्लस वाई इज इक्वल टू 24। वाई की वैल्यू चाहिए, ये दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 24 माइनस बाय 15 होगा। 24 में से 15 माइनस करेंगे तो आपका आंसर 9 आ गया। अब इसी तरीके के साथ यानी दो नंबर्स, यानी y की वैल्यू 9 आ गई, x की जो है वो है 15 और 9, ये करेक्ट आंसर है। 60 का जो है करेक्ट आंसर वो है सी, जिसने मार्क किया बिल्कुल उसका ये करेक्ट है। एक ये भी आप कर सकते हैं कि ये x की जो वैल्यू है आप इक्वेशन 2 में पुट करके देखें। यहाँ 2 क्या है इक्वेशन, x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 है। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ पे पुट करें, क्या वैल्यू वो है 15 माइनस वाई इज इक्वल टू 6। अब ये y इस तरफ ले जाएं प्लस हो जाएगा, और ये इधर ले जाएं तो ये कैसे होगा, यहाँ पे यानी 15 माइनस 6 करेंगे और ये प्लस y होगा। तो अब 15 में से जब 6 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, जाहिर सी बात है 9 ही आंसर आएगा, यानी 9 इज इक्वल टू वाई या y इज इक्वल टू 9, एक ही चीज है, बराबर है। अब यहाँ पे भी y का वैल्यू 9 निकला है और यहाँ पे भी 9 निकला है, तो यानी ये एक तो x की वैल्यू 15 और y की 9। 60 का करेक्ट और ऑथेंटिक आंसर बिल्कुल सी है, जिसने मार्क किया बिल्कुल उसका ये करेक्ट और ऑथेंटिक है। अब क्वेश्चंस हो गए कंप्लीट मैथ्स पोर्शन के 41 से लेकर 60 तक। वीडियो अच्छी लगे तो इसको जरूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और मुझे भी जो है दुआ में याद रखें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।